नमस्कार 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 नमस्कार। क्या हालचाल है आपके? जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, कैसे? गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है दोस्तों? बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? जो भी जुड़ते जा रहा है दरबार में हाजिरी लगाएगा। अरे वाह 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 वाह, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। एनर्जी बरकरार रखना जी। नोट्स बनाने साथ साथ हैं आपको। आरंभ कर रहे हैं। आज दिन सोमवार है, तारीख 29। लेक्चर पहला है फिजिकल केमिस्ट्री का। ग्रुप थ्योरी टॉपिक का नाम है। बहुत जान है इस टॉपिक में, बहुत जान है। वरना ध्यान से सुनना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं, स्लो स्लो अगर आप पढ़ेंगे, स्लो प्रोसेस इज बेटर देन नो प्रोसेस। छोड़ने से बढ़िया है धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ो, तो आपको बातें बहुत क्लियर होती हैं। धीरे धीरे पढ़ो। स्लो प्रोसेस इज बेटर देन नो प्रोसेस। हो सकता है आपने कभी ग्रुप थ्योरी पढ़ा हो सकता है आपने कभी कुछ ना पढ़ा हो सकता है आपको आता हो सकता है आपने नहीं आता हो सकता है आपने एक रात पहले पढ़ के अपनी एमएससी बीएससी करी हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे कुछ नहीं पता है। बट इतना पता है कि छोड़ने से बढ़िया है कि धीरे धीरे पढ़ो, उसको समझो, सीखो, जानो, पहचानो, दिमाग में चीजों को बिठाओ और खुद पे विश्वास रखो। चलो आ जाओ, स्टार्ट करता हूं। चैप्टर का नाम है ग्रुप थ्योरी। मुद्दा ये है, मास्टर जी चैप्टर वैप्टर तो अपन जानते हैं, ये बताओ यार, इसको ऐसे या कैसे याद करें जिससे ये हमारे दिलो दिमाग में उतर जाए। बिल्कुल उसी की तरह। हाँ हाँ, बिल्कुल उसी की तरह। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। तो सुंदर सुंदर ऊपर हेडिंग टिका लो, ग्रुप थ्योरी। अरे वाह सर, ग्रुप थ्योरी नाम तो सुना ही होगा। सीएसआईआर नेट का, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता, टेलीग्राम ग्रुप होता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए, ग्रुप थ्योरी प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं बोलना स्टार्ट कर चुका हूं तो आपको मुझे सुनना स्टार्ट कर देना है। कॉपी पेन उठा लो और लिखना स्टार्ट कर देना जी। ध्यान ध्यान से सुनना। चलो जी, ग्रुप थ्योरी। सबसे पहले बेटे, सीएसआईआर नेट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी पंचायत, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ जानने के लिए एक पैटर्न पकड़ना पड़ेगा हमें। उसी पैटर्न पे अपन को इस चैप्टर को लेके चलना है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लासेस में बताया था कि अगर किसी भी ए पॉइंट पे आप खड़े हैं, किसी बी पॉइंट पे आपको जाना है, तो ए से बी आप तभी जा पाएंगे जब आपको रास्ता पता है। और रास्ता अगर एक बार पता लग गया तो आप तुरंत चले जाएंगे। सो बेटे, हमें सबसे पहले तो उस रास्ते की तलाश है कि किस तरीके से ये ग्रुप थ्योरी का सफर हमें आगे लेके चलना है, वो रास्ता क्या होगा। तो उसी रास्ता को निकालने के लिए सबसे पहला जो तरीका है और जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है, सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल एंड तीसरा सवाल, यहीं से स्टार्ट करता हूं। अक्सर में जो भी पुराने बच्चे हैं वो भी जानते हैं। ऐसे ही अपन पढ़ते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज ग्रुप थ्योरी? व्हाट इज ग्रुप थ्योरी? दूसरा, वाई? वाई वी नीड इट? एंड तीसरा, हाउ वी स्टडी इट? करेक्ट। तीन ऐसे प्रश्न जो अपन को इस पूरे चैप्टर की फील देने वाले हैं। पहला, व्हाट इज ग्रुप थ्योरी। दूसरा, वाई वी नीड इट, क्यों पढ़ना है भाई इसको। और तीसरा, कैसे पढ़ना है मास्टर जी। शुरू करो। तीन प्रश्न, इन्हीं तीनों प्रश्नों से अपन सारी बातों को निकालना स्टार्ट करेंगे। तुम अगर तैयार हो तो मैं इसको बताना स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न, व्हाट इज ग्रुप थ्योरी? क्या होता है बच्चों ग्रुप थ्योरी?
अब प्लीज बच्चों, रूपल ऐसे प्लीज बच्चे, आप लोग ना एक थोड़ा सा सिंपल से, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना, आप लोग अभी जब क्लास में होते हो ना तो आप क्लास वाली बातें करो, है ना। थोड़ा सा मैंने पहले बताया ना, तुम्हारी एनर्जी जितनी होगी उससे 5 गुना एनर्जी मेरी होगी, तुम्हारा इंटरेस्ट जितना होगा उससे 10 गुना इंटरेस्ट मेरा होगा। तो आपको अपना भी इंटरेस्ट दिखाना है, ठीक है। तो टू द पॉइंट सटीकता से बातचीत करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल सुनने वाली बात है, तो कुछ ऐसा मत लिखो आप। व्हाट इज ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ग्रुप थ्योरी क्या होता है सर, हमें नहीं पता। तो आइए मैं बताना शुरू करता हूं, जो आपको चीज पता है वहीं से शुरुआत करता हूं। जैसे ही मैंने आपके सामने ग्रुप थ्योरी लिखा बेटे, आप मुझे बताइए, मैंने ग्रुप थ्योरी आपके सामने लिखा तो ये पक्का ही सर फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। किसका? फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री मतलब ये चैप्टर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री वाली बात से लिंक करता है, यस और नो? पक्का इतना तो सबको पता है, और कुछ पता हो ना पता हो हटा दो, सबको इतना तो पता ना बेटे कि सर यस ये केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, केमिकल साइंसेस के नेट के सिलेबस में। तो हाँ सर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरी चीज का केमिस्ट्री वाली चीज से लेना देना तो है। मुद्दा यही है, क्या क्या लेना देना है भाई? तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है सर? केमिकल लोचा, केमिकल रिएक्शन। अरे वाह, केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना, करेक्ट। तो जब भी मैं किसी भी टॉपिक को लिखूंगा यहां पे, डेफिनेटली केमिस्ट्री वाला बैच लिया तो केमिस्ट्री की ही चर्चा करेंगे, तो हर एक चैप्टर केमिस्ट्री से लिंक करूंगा, वहीं से सिलेबस निकल जाएगा, ध्यान देना। तो मैंने केमिस्ट्री लिखा, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने से मेरा मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ये दोनों दोनों है क्या एक्चुअली में? तो केमिकल मॉलिक्यूल्स ही होंगे, केमिकल मॉलिक्यूल्स ही होंगे, और रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में जाएगा। तो उस पूरी स्टोरी को ही केमिस्ट्री कहा जाता है, और उन स्टोरीज को ही एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अब मुद्दा यही है कि सर ये चैप्टर इनकी कौन सी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना ही केमिस्ट्री है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाले केमिस्ट्री वाली कहानी को इस ग्रुप थ्योरी की मदद क्यों चाहिए? क्या ये ग्रुप थ्योरी बताता है इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में या केमिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में? सो बेटे, अगर आपको केमिस्ट्री जिसका मतलब केमिकल रिएक्शन, जिसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना, जिसका मतलब केमिकल मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में जानना है, तो इनके बारे में जानने से मेरा मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। अब वो कैसे जानोगे? तो ये चैप्टर, ये जो चैप्टर है ग्रुप थ्योरी, ये हमें कैसे मदद करता है इस केमिकल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को जानने में, कैसे मदद करता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने में, कैसे मदद करता है इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए मैं जोड़ता हूं इसको। तो ग्रुप थ्योरी अगर मैं डिफाइन करूं तो इस तरीके से डिफाइन होती है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with systematic study of symmetry present in the molecule, करेक्ट। मास्टर जी ये क्या लिखे हैं? आइए, अंग्रेजी अपन को नहीं आती है, अपन अंग्रेजी से नहीं पढ़ेंगे। अब जो भी मैंने ऊपर लिखा है उसको मैं बताना स्टार्ट करता हूं बेटे। हम पढ़ क्या रहे हैं? मास्टर जी ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं। जिसको पहला लेक्चर समझ आएगा उसको 10वां लेक्चर भी समझ आएगा, नहीं तो जिसको पहला नहीं आ रहा उसको 10वां भी नहीं आएगा। ध्यान देना, कुछ भी फालतू नहीं बोल रहा हूं। तो मैंने पहले बोला बेटे ग्रुप थ्योरी क्या होती है, ग्रुप थ्योरी क्यों, क्या और कैसे, ये पढ़ना है बेटे। क्यों पढ़ना है? सिलेबस निकलेगा यहां से, कैसे निकलेगा वही निकाल के दिखा रहा हूं। मैंने बोला जी ग्रुप थ्योरी क्या होता है, उससे पहले अपन ने बोला कि सर ग्रुप थ्योरी केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा जा रहा है। केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना। इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाली कहानी में ग्रुप थ्योरी कैसे मदद करेगा? तो ये जो केमिकल मॉलिक्यूल्स है इनकी प्रॉपर्टीज को बता के, कैसे कैसे बताएगा ये प्रॉपर्टी? आइए एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल बेटे, मान लो मैंने बोला AB2 मॉलिक्यूल है, करेक्ट। तो मुझे बताओ अगर ये AB2 मॉलिक्यूल है तो इस AB2 मॉलिक्यूल की 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। मैं अभी के लिए फिलहाल बनाता हूं 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, जिसमें B A B A B B। आप लोग ऐसा मानते हैं क्या कि स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं? अबे केमिकल बॉन्डिंग ना भाई,
ज्योमेट्रीज, शेप, स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडाइजेशंस, बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें। अगर sp2 है तो उसकी कहानी अलग है, उसका मतलब अलग है। sp3 है तो उसका कहानी अलग है, कहानी मतलब अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, तो वो कहानी अलग है, कहानी उसका मतलब अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है मॉलिक्यूल्स की। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर मुझे किसी भी चीज का प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने Ab2 मॉलिक्यूल लिया, मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, और मैं अब आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, बस इसकी शक्ल से ही आपको उसका आंसर करना है। मैं ये पूछूंगा कि बताओ, पहले दोनों ही Ab2 हैं, Ab2 2B है, मुझे बताओ पहले और दूसरे में से विच वन इज मोर स्टेबल। सोचो, क्या बोला मैंने, क्या बोला, क्या बोला? आपने तितली देखी है, तितली, पंछी? तो पंछी का अगर दोनों का पंख सेम है बेटे, तो वो सिमेट्रिकली उड़ेगा, उड़ सकता है, मोर स्टेबल है। तो है Ab2 ये भी, Ab2 ये भी है, पर किस तरीके से वो अरेंज्ड है, इससे उसका प्रॉपर्टी बदल गया। क्यों, कैसा प्रॉपर्टी? ये मोर स्टेबल कहला रहा है ये भी Ab2, ये मोर स्टेबल है मुन्ना, ये लेस स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं मैंने अब इस पूरी स्टोरी से एक बात और जोड़ दी कि सर ठीक है, अपन को केमिकल मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी जानना है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज का लेना देना अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करता है। ये जो प्रॉपर्टीज है ये किस पे डिपेंड करती हैं? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आपको सबको पता चला पहला इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें मैंने सिमेट्रिकली बी दोनों तरफ लगा रखे हैं। इसमें मैंने एक तरफ बी लगा रखा है, एक तरफ ए लगा रखा है, तो अनबैलेंस्ड होगा। तो वही बात मैंने लिखी बेटे, प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे कैसे डिपेंड करती हैं कि सर अगर वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने बेटे, अगर वो सिमेट्रिक अरेंजमेंट में है तो वो मोर स्टेबल है। इसका मतलब क्या है? हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम से मेरा मतलब सिमेट्री ऑफ एटम्स को देखना है, या फिर इसी को मैं ऐसा कह सकता हूं, सिमेट्री इन मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कैसी सिमेट्रीज है, ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ये मुझे जानना है। अगर मैं कह दूंगा ज्यादा सिमेट्री तो ज्यादा स्टेबल, कम सिमेट्री तो कम स्टेबल, और स्टेबिलिटी से ही उसका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वाली चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऑब्वियसली कोई ज्यादा स्टेबल है बेटे, अगर कोई मोर सिमेट्रिक है, मुझे बताना बेटे, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? मोर सिमेट्रिक होगा अगर, तो वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा तो वो लोअर एनर्जी शो कर रहा होगा। सर ये क्या लिख दिए आप? सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ग्रुप थ्योरी का नहीं, पूरी केमिस्ट्री का सिद्धांत है ये। लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो क्या मैं अभी स्टेबल हूं? नहीं सर, आप तो हिल रहे हो, आप नहीं स्टेबल हो, आपकी एनर्जी हाई है। आप बता सर, अभी आप हिल नहीं रहे हो, अभी आप स्टेबल ही खड़े हो, यस और नो? बताओ बच्चों। तो मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी का मतलब कि उसका एनर्जी कम है। तो इन सारी स्टोरी का कहीं ना कहीं कनेक्शन सिमेट्री वाली बात से है, और उसी सिमेट्री की बात को अगर मुझे जानना है, पहचानना है, समझना है, तो इसीलिए बेटे उस दवाई, उस चैप्टर का नाम है ग्रुप थ्योरी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिमेट्रीज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में सिमेट्रीज हैं तो कैसी हैं, कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे उससे अपन एप्लीकेशंस निकालें, कैसे उससे केमिस्ट्री की वाली बात को समझें। इसी कहानी को समझने के लिए चैप्टर का नाम है ग्रुप थ्योरी। बोलो रे, ये अंग्रेजी वाली लाइन अब आपको समझ आनी चाहिए, अगर आ रही है तो जयकारा लग जाना चाहिए। पहला स्टेप अचीव्ड, बढ़ता हूं दूसरे की ओर। जय हो, कुछ तो कहो, इसका मतलब क्या? ये तब से बताते जा रहा हूं, क्यों भाई? एक ही वर्ड पढ़ना है बेटे पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, पूरे सवाल किसी भी एग्जाम का एक ही वर्ड के ओरिएंटेड होगा, ग्रुप थ्योरी का। क्या? सिमेट्रीज। क्यों? क्योंकि पढ़ना ही पूरे चैप्टर में सिमेट्री है,
सिमेट्री पढ़ के भैया सिमेट्री, अगर इसमें ज्यादा सिमेट्री है तो ये ज्यादा स्टेबल है, कम सिमेट्री है तो कम स्टेबल है, सिमेट्री है जी, सिमेट्री है जी, सिमेट्री है जी, पूरे चैप्टर में सिमेट्री सिमेट्री चिल्लाना है। तो चैप्टर में सिमेट्री चिल्लाऊंगा तो सवालों में भी तो सिमेट्री सिमेट्री ही होगा ना भाई। तो पूरे चैप्टर में सिमेट्री। अगला सवाल ये है कैसे, कैसे भाई सिमेट्री को कैसे पढ़ेंगे? अच्छा इधर, अच्छा ओ ले, अच्छा कैसे पढ़े भाई? कैसे से पहले एक बार पढ़ लेते हैं वाई वी नीड इट। वाई पढ़ना क्यों है, कैसे से जरूरी है, पढ़ना क्यों है, वाई वी नीड इट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो भी यात्री इस ट्रेन में बैठे हैं वो CSIR नेट JRF की ओर जाना चाहते हैं। तो ये जो मैं अभी आपके सामने ग्रुप थ्योरी चैप्टर लिखा हूं, तो ये CSIR नेट में कितने मार्क्स का आता है ऑलरेडी मैं ये आपको जनरल डिस्कशंस वाले सेशंस में बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। 10 से 12 मार्क्स का ये एवरेज है, बढ़ भी सकता है, कम नहीं होता है। सर DPP की PDF नहीं मिल सकती क्या? नहीं जी, मुझे नहीं पता, जो मिलता है जी वही मिलेगा, है ना। ये मुझे नहीं पता है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। जिस भी फॉर्मेट में मिलती है उसी फॉर्मेट में आपको मिलेगी। 10 से 12 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन मिलता है, 3 से 4 सवाल इससे पूछे जाते हैं। बहुत हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है जी, हलवा खाने हैं उठा उठा, ठीक है जी। वाई वी नीड इट, क्योंकि सर एक तो पक्का ही एग्जाम में पूछा जाता है, 12 नंबर बहुत होता है भाई, ठीक है। दूसरा बताओ क्यों पढ़े इसको, क्योंकि बेटे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, करेक्ट। अभी आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना नहीं शुरू किया है, स्टीरियो केमिस्ट्री में ये बहुत मदद करता है। सर मेरी लाइन बोल रहे हैं, उस दिन मैंने बोली थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस बेटे सबसे पहले तो सिमेट्रीज जानना, जिससे पॉइंट ग्रुप वगैरह निकलते हैं, सिमेट्री नॉलेज मिलती है इस चैप्टर से, ठीक है, जो कि स्टीरियो पढ़ने में मदद करता है। आप देखना ये पढ़ने के बाद स्टीरियो कैसे आप ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये सब पंचायत एकदम फटाक से निकालोगे, ठीक है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन है IR एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी में, IR एक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एंड रमन एक्टिव पता करने में ये यूज होता है, वाइब्रेशनल मोड्स निकालने में ये यूज होता है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बताने में यूज होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताना इजी होता है इससे, कायरलिटी के बारे में बताता है। सॉरी ये तो आप इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक में चलेंगे। हाँ बच्चों ठीक है, ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। सिमेट्रिस तो हर जगह काम आती है। स्टीरियो हो गया है क्या आज? चलो ठीक है ना, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे। ये सारी चीजें अपन को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक चैप्टर से सीखने को मिल सकती हैं। तो जी हाँ, पेपर में भी आता है, हाँ आता है। कितने नंबर दहेज में? 12 नंबर देता है जी, दहेज में 12 नंबर दे के जाएगा, 12 नंबर, हाँ जी। और एप्लीकेशंस में सर ये सब कुछ आता है। पढ़ना शुरू करूं क्या? कर 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 भाई, ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। अबे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मास्टर जी अभी तो हमें कुछ नहीं लग रहा है, अभी तो अपन नोट करने में फोकस। हाँ बच्चों, इसमें ना एक दूसरा बैच भी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो बेटे, जब आप लिख लो तो डन लिखना है, DONE, ठीक है, डन लिखना है, ये रूल है, ठीक है। जो भी नए बच्चे लिख लो, अगर लिख रहे हो ना, लिखने के बाद आपको डन लिख देना एक बार, ताकि मैं आगे बढ़ूं। सर 4 नंबर बताइए क्या लिखा हुआ है? पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, रागिनी जी, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, चलो आ जाओ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
ये गाड़ी अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ चुकी है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है भाई? हाउ वी स्टडी इट, कैसे कैसे पढ़े भाई, कैसे कैसे पढ़े। आ जाइए। तो सर ग्रुप थ्योरी में क्या पढ़ना है? अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई बता सकता है क्या पढ़ना है? मास्टर जी ग्रुप थ्योरी में क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में, ग्रुप थ्योरी के सब टॉपिक में जो भी आप लिखेंगे उसमें क्या पढ़ना है? ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस में क्या होगा? सर सब में एक ही पंचायत है, सिमेट्रीज। मॉलिक्यूल दे देगा, उसकी सिमेट्री के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर है पहले दो क्वेश्चंस को देख के कि सर हाउ वी स्टडी ग्रुप थ्योरी। इससे पहले अपन को यह पता है कि पढ़ना क्या है। हमें सिमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना है, पहला। और दूसरा, सिमेट्रीज को जान के उसको यूज करके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज निकालने, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्रीज। तो दो ही बातें हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। किसी भी मॉलिक्यूल को देख के मैं उसकी सिमेट्रीज के बारे में कैसे जानूंगा, और फिर उसका सिमेट्री जान के एप्लीकेशन कैसे ढूंढूंगा, प्रॉपर्टीज कैसे निकालूंगा, उसके बारे में जानूंगा कैसे मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो यही दो सेगमेंट्स का बेटे आपका सिलेबस भी बनेगा। सभी बच्चे इस दोनों पॉइंट से एग्री हैं? अरे भैया एक मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें कैसी सिमेट्री है भैया? हाँ सिमेट्री चेक कर लूंगा, अभी चेक करना भी सिखाऊंगा। वो उसी पे तो पूरी कहानी में क्या पढ़ना है ग्रुप थ्योरी में? 10 लेक्चर में सिमेट्री ही पढ़ते रहूंगा। यस और नो? आप मेरी बात समझे? तो सिमेट्रीज को कैसे जानना है वही तो सीखना है अपन को, आराम से इत्मीनान से सीखेंगे। तो मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, मॉलिक्यूल में भैया कैसी सिमेट्री है कैसी नहीं है वो सब पंचायत करने के बाद मुझे अब उसको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्रीज इन फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये दो सेगमेंट्स में बेटे आपका सिलेबस डिजाइन होगा। मैं दोनों को सेक्शन ए और सेक्शन बी के बेसिस पे लिखूंगा। सेक्शन नंबर ए, शुरू हो जाओ। पहला सेक्शन, सिमेट्रीज को कैसे जाने। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले बेटे हमें सिमेट्रीज को डिफाइन करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी है? पहला, हमें सबसे पहले जानना है सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे सिमेट्री एंड इट्स टाइप भी कह सकता हूं। फिर हम जानेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। फिर सिमेट्री एलिमेंट्स के जो टाइप्स होंगे उसमें आएगा बेटे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको जानूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा AOS। फिर आता है बेटे प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको लिखूंगा POS। फिर आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। फिर आता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको IMAOS, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और लास्ट है आइडेंटिटी। करेक्ट? ये सबको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक सिमेट्री एलिमेंट को उठाएंगे और सीखेंगे, अनेकों मॉलिक्यूल पे लगा के देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, खुद से सीखेंगे, खुद से सोचेंगे। ठीक है? इतना कुछ करने के बाद हम, अब ऐसा भी होगा बेटे एक मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, प्लेन ऑफ। अभी क्या है, किसी को अगर कुछ भी अभी हम सिलेबस लिख रहे हैं ना, एक एक करके सारी चीजें लिखेंगे। बट बेटे व्हाई आई एम राइटिंग दिस वर्ड्स, ताकि आपको कुछ भी नहीं आता ना तो आपको ऐसा लगे कि हाँ यार अभी तो सुना है। ये सब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सुना सुना लगे जब मैं अंदर जाऊंगा इस चैप्टर के। ठीक है? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इंप्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आइडेंटिटी
किसी एक मॉलिक्यूल में सभी भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सारे सिमेट्री एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता है ना। तो वो सिमेट्री एलिमेंट्स पहले तो मैं एक एक करके सबको जानूंगा, फिर एक मॉलिक्यूल को इन सबको कंबाइन करके हम किसी भी मॉलिक्यूल में चेक करेंगे और उससे फिर उसका पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। जो चौथा पॉइंट होगा बेटे वो पॉइंट ग्रुप होगा, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ग्रुप से सवाल आता है। पॉइंट ग्रुप निकालेंगे बेटे, फिर उस पॉइंट ग्रुप से एप्लीकेशंस निकालेंगे। और इतना कुछ करने के बाद हमारा सेक्शन नंबर ए हो जाएगा खत्म। फिर मैं चलूंगा सेक्शन नंबर बी पे। सर समझ नहीं आ रहा है चैप्टर, क्यों स्टार्ट कर दिया? हाँ कोई बात नहीं ज्योति जी, समझ नहीं आ रहा है तो आप ये छोड़ दीजिए, आप जब वो खत्म होगा तो उसी से आप अगला चैप्टर स्टार्ट करिएगा। आप फोटो के, अच्छा आप दूसरे बैच वाले हो ना, आप ऐसा कीजिए ज्योति, आप ये वाला स्टार्ट कर लीजिए, वो चीज अपन अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है? वो बचा हुआ है एक लेक्चर, कोई बात नहीं, हो जाएगा वो। इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? इसमें ना समझ आने वाली कोई बात है नहीं है, वो डेफिनेटली चैप्टर नहीं हुआ, हो जाएगा। चलो आज डन, लिख लिया है ये। चलो आगे चलता हूं, सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी क्या है बच्चों? सेक्शन बी वाले में बेटे आपको सबसे पहले तो ये देखना है एप्लीकेशंस। हमें एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी, या ग्रुप थ्योरी कह लो या सिमेट्रीज कह लो, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में अल्टीमेटली सिमेट्रीज ही तो पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। एप्लीकेशंस की ओर बढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ स्टेप्स को कवर अप करना पड़ेगा, जिसमें पहला है रिप्रेजेंटेशन, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, ये सीखना पड़ेगा। फिर हमें सीखना पड़ेगा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इससे भी पहले अब सीक्वेंस में लिख ही रहे हो, तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिलेबस देख के ही ऐसा लगे कि कहाँ है भैया ये, ऐसा भी हो सकता है जी। चिंता नहीं करना, मास्टर मास्टर है तुम्हारा, चिंता नहीं करना है जी, चिंता नहीं करना है। रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालूंगा, फिर निकालूंगा वाइब्रेशनल मोड्स, फिर यहीं से बेटे IR एंड रमन एक्टिविटी, एंड 7th आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का एप्लीकेशन। लिख लिया हो तो आप मुझे बता देना। इस पूरे सेक्शन नंबर बी का जो जान है वो ये है, जिसको ये आता है वो मचा देगा। और ये आता है मतलब ये आपको याद नहीं करना, ये क्वेश्चन में दिया होता है। देखो मैंने क्या बोला, सेक्शन नंबर बी का जान क्या है? करेक्टर टेबल, और करेक्टर टेबल जिसको आता है वो मचा देगा। तो करेक्टर टेबल आपको दिया ही होता है। आप सोचो इस चैप्टर को कितना इजी चैप्टर है ये, करेक्टर टेबल से ही सारे क्वेश्चंस होंगे ये, तो करेक्टर टेबल आपको दिया ही होता है, बस उसको किस तरीके से यूज करना है ये मैं सिखाऊंगा। जल्दी से एक बार लिख लो, हो जाए तो बता देना, हो जाए तो बता देना। जी हाँ आइए, अब मैं आपके सामने एक एक करके स्टार्ट करता हूं बातों को लिखना। सो पहला है हमारा सिमेट्री ऑपरेशंस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स, करेक्ट। आइए चलो आगे। सर रुको मत, हम तैयार हैं। जी हाँ, जी हाँ हम तैयार हैं। आइए साथियों, चलो सेक्शन नंबर 1।
ठीक है, ऊपर सुंदर सुंदर अपन हेडिंग टिका देंगे जी, सिमेट्रीज, एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन। पहले देसी लैंग्वेज में समझेंगे, फिर फैंसी में। रेडी? रेडी है मास्टर जी, सिस्टम पूरा, आप चक दो बस। रेडी हैं जी, रेडी हैं, एकदम रेडी हैं। या लो भाई, सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं और सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसको आसान भाषा में समझाता हूं। मान लो आपने नट देखा है कभी, नट, अब नट, स्क्रू, स्क्रू, स्क्रू इज अ गुड वर्ड। अरे भैया ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा हो भाई, हैं? छोड़ के लिख दे भाई, 20-25 पन्ने छोड़ के आगे लिख दे बस। डॉक्टर लिखा उसका तो इज्जत कर ले। चल, पेज छोड़ने, कितने पेज छोड़ने हैं जी? आ जाओ, सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस, करेक्ट। सो बेटे आपने स्क्रू देखा होगा, स्क्रू में ना कई बार स्क्रू एक ऐसा स्क्रू होता है जिसमें एक ही लाइन हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही वो पेचकस डालते हो। एक स्क्रू होता है बेटे ऐसा वाला, तो आप उसके अकॉर्डिंग पेचकस डाल के उसको खोलते हो, करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या बेटे, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि जब आप ये वाले स्क्रू को खोल रहे हैं तो इसमें भी आप घुमा ही रहे होंगे, जब आप इस वाले स्क्रू को खोल रहे हैं इसमें भी घुमा ही रहे होंगे, बट ध्यान से देखोगे तो इसमें आप, ये पूरा ऐसे घूमेगा, इसमें आप थोड़ा सा भी घुमाएंगे, ध्यान देना, इसको थोड़ा बड़ा करूं मैं, इसको जब घुमाएंगे तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे आ सकता है, यस और नो। इसमें जो रोटेशन होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा, मैं इसको और ढंग से थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूं, चलो। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं और सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटे? जैसे मान लो, मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूं, सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स, द सिमेट्री एलिमेंट्स is defined as the number of ways not ways, it is defined as ऐसे लिखो, द लाइन, प्लेन और अ पॉइंट passing through molecule rotation which give equivalent or identical structure after symmetry operation।
ये जो मैंने अभी लाइन लिखी है, इस लाइन का क्या मतलब है, आइए मैं समझाना स्टार्ट करता हूं। एंगल वाला कॉन्सेप्ट है क्या, ले भैया, चलो भाई ध्यान से सुनना, आ जाओ। क्या लिखा बेटे मैंने, सिमेट्री एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द लाइन, प्लेन और अ पॉइंट पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल विच गिव अ इक्विवेलेंट एंड द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आफ्टर परफॉर्मिंग द सिमेट्री ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, चलो ठीक है, इसको ऐसा समझते हैं कि मान लो मेरे पास अभी मैंने स्क्रू वाला एग्जांपल दिया, मान लो मुझे स्क्रू खोलना है, तो मैं स्क्रू खोल रहा हूं, तो मैं उसको ऐसे ओपन करूंगा, ऐसे ओपन कर सकता हूं, या मैं उसको पूरा ही ऐसे ओपन कर सकता हूं, या मैं उसको धीरे 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 ओपन करूंगा। बेटे मैं उसको ओपन करूंगा तो स्क्रू को ओपन करने का मतलब उसको पे रोटेशन करके उसको ओपन किया जा सकता है। यस और नो, इस बात से आप एग्री कर रहे हैं? आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि अगर मुझे स्क्रू खोलना है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि स्क्रू सिर्फ एक ही तरीके से खोला जा सकता है, उसको घुमा के, या कसा जा सकता है तो उसको घुमा के? यस और नो, इस बात से एग्री कर रहे हैं? इसका मतलब बेटे कि जब भी मैं स्क्रू खोलूंगा तो उसका ऑपरेशन क्या होगा, स्क्रू एक टूल है, स्क्रू एक टूल है, और उस टूल का ऑपरेशन क्या है, घुमाना। करेक्ट? आप मेरी बात समझे? ऐसे ही चाकू समझो, चाकू एक नाइफ एक टूल है, उसका ऑपरेशन क्या है, काटना। यस और नो? इन द सेम वे बेटे यहां भी दो शब्द लिखे हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स और उनका ऑपरेशन। एलिमेंट्स मतलब किन किन ऐसे, कौन कौन से ऐसे जरिए हैं जिससे मैं सिमेट्रीज को देख सकता हूं। वो एक लाइन हो सकता है, वो एक प्लेन हो सकता है, यस और नो, वो एक पॉइंट हो सकता है। यस, तो सिमेट्री एलिमेंट्स मतलब औजार। अब वो औजार का काम क्या है और कितने तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक एग्जांपल दिया रोटेशन का, स्क्रू को खोलना, तो जो पेचकस है वो मेरा औजार है, उसको मैं चाहे वैसे हल्का से रोटेट करूं, 90 डिग्री करूं या 180 डिग्री रोटेट कर दूं, रोटेशन ही होगा, बट रोटेशन अलग अलग तरीके से मैं कर सकता हूं, होगा रोटेशन ही। सो बेटे कहने का मतलब यह है कि सिमेट्री एलिमेंट्स तरीके हैं जिससे सिमेट्रीज देखा जाए, और उन तरीकों में बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं। थोड़ा बहुत 2-3% समझ आया होगा, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं अब, ठीक है? ध्यान से देखना। सिमेट्री एलिमेंट्स, जब भी मैंने सिमेट्री एलिमेंट्स लिखा तो ऊपर देखना बेटे, सिमेट्री एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द लाइन, प्लेन और अ पॉइंट पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अगर मैं दूं आपको तो उसमें एक ऐसी लाइन, प्लेन या पॉइंट जा रहा होगा जिसके अलोंग ऑपरेशंस करने के बाद वो मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आइए मैं समझाता हूं इसका मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल सिमेट्री एलिमेंट्स है, मैंने एक एग्जांपल लिया बेटे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मान लो मैंने एग्जांपल लिया एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट्स में आई विल टेक एग्जांपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या होता है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री? सो बेटे ये सिमेट्री एलिमेंट है, मतलब ये कि सर अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल में आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना चाहें तो आप कैसे देखेंगे? भाई ये कौन है भाई, अगर तेरा अब किसाब कुमार साहू, अगर तेरा अभी एक भी कमेंट आ गया तो मैं तुझे अभी ब्लॉक कर दूंगा। तुझे नहीं बोलना है, चाहे तुझे आता है चाहे नहीं आता, तुझे कमेंट नहीं करना है भाई, ठीक है? तुझे कमेंट नहीं करना है अभी, बस प्लीज। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज क्या होते हैं बेटे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, करेक्ट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये एक सिमेट्री एलिमेंट है जिसके अलॉन्ग मुझे रोटेशन करवाना है। मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस, 360 अपॉन थीटा। यहां पे जो एन का वैल्यू है बेटे वो कितना है? 360 अपॉन थीटा। अब इस पूरी चीज को मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो बेटे मैंने वाटर लिया, मान लो मैंने वाटर लिया, करेक्ट, वाटर लिया। अब वाटर को सोचना है बेटे कैसे है ये वाटर को सोचो। ये जो वाटर है बेटे ये इस बोर्ड पे चिपका हुआ है, ये इस बोर्ड पे ऐसे चिपका हुआ है। तो इस वाटर में आपको एक ऐसी एक्सिस पास करनी है, सोचना है, कहीं नहीं, कुछ नहीं दिया होगा आपको, बस एक वाटर दे देगा, एक्सिस पास करो इसमें से। मैंने बोला आपको एक्सिस पास करने को, एक्सिस पास करो। तो आपको कहीं से भी कर सकते हो, आप ऐसे एक्सिस पास कर दो यार, इसमें क्या है, एक्सिस पास कर दे, बहुत बढ़िया जी, कर दो। आप यहां से ऐसे एक्सिस पास करो, हाँ बिल्कुल कर दो यार, सारी एक्सिस, सर आपने एक्सिस पास करने को बोला, आप ऐसी एक्सिस पास कर दो। तो हम तो कहीं से भी एक्सिस पास कर सकते हैं? नहीं, मैंने एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या? वही एलिमेंट्स
जिसमें मान लो एक्सिस आपने एलिमेंट लिया है, एक्सिस एक तरीका चूज किया आपने सिमेट्री चेक करने का, तो आपको एक्सिस पास करनी है। पास आप कोई सी भी करो, बट पास करने के बाद जो मॉलिक्यूल है वो इक्विवेलेंट पहले जैसा ही या बिल्कुल डिट्टो वैसा ही दिखना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सिस सेलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अगर ये वाली एक्सिस चूज करी, तो ये जो मेरा हाथ देखो जस्ट लाइक अ वाटर, ये जो दो एक्सिस है इसको अगर पकड़ के ऐसे रोटेट करूंगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। नहीं, मुझे ये दोनों नीचे ही रखने हैं, सेम ऐसे ही दिखना चाहिए बेटे वो। तो एक्सिस पास करूंगा, बट वो कैसी पास करूंगा, तो मान ले अगर मैं ये वाली एक्सिस पास करूं, पासिंग थ्रू ऑक्सीजन, देखो ये है वाटर की तरह, लुक एट माय हैंड, वाटर की तरह ये। तो यहां से जब जाएगा बेटे तो इसको ये ऐसे रोटेट करेगा पूरा, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, पूरा उठा के यहां पलट दिया ऐसे। उससे आपका मॉलिक्यूल बिल्कुल डिट्टो वैसा ही दिखेगा। वार्म अप है जी, वार्म अप, आराम से आराम से आराम से आराम से सुनेंगे। मैं इसको और अच्छे से समझने के लिए 1 2 लिख देता हूं, ताकि जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 1 आ जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये डिट्टो वैसा ही दिख रहा है पिछले जैसा ही? हाँ सर, यहां पे H1 था, यहां भी हाइड्रोजन ही है, बट सेकंड वाला आ गया, सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, वैसा ही दिख रहा है। फिर से अगर मैं इसको चेक करूं C2 के लिए, फिर से वही आ जाएगा बेटे, H1H2। आप मेरी बात समझे? तो सर इसमें एक्सिस तो देखनी है, बट कौन सी एक्सिस? सर कोई सी भी देखो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एक्सिस देखने के बाद वो मॉलिक्यूल सेम, इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल होना ही चाहिए, पहले जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वाटर ऐसे था तो एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाए, एक हाइड्रोजन इधर आ जाए, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये वाली है C2 एक्सिस। C2 का मतलब क्या होता है, सोचो जरा। C2 n का वैल्यू 2 है, अगर आप थीटा यहां से निकालेंगे 360, थीटा को इधर ले जा, n को नीचे ले आ, ये रिलेशन होता है थीटा और n का। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एक्सिस। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मान लो मैंने C2 एक्सिस बोला ना, C2, ये देखो, तो 360 C2, n का वैल्यू कितना है 2, तो मैंने यहां 2 रखा, दिस विल कैंसिल आउट, आंसर विल बी 180। इसका मतलब बेटे जब मैं C2 एक्सिस बोल रहा हूं तो उसमें कितने एंगल का रोटेशन हो रहा है, 180 डिग्री। C2 का मतलब, वेरी गुड मयंक, मैं वही बता रहा हूं। C2 से आपका क्या मतलब होता है, C2 का मतलब होता है 180 डिग्री रोटेशन। करेक्ट बेटे? कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझा रहा हूं, कुछ अभी अपन इसमें से कम 20-25 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है बेटे। C2 एक्सिस, आप मेरी बात समझ रहे हो? चलो इस चीज को थोड़ा सा और मैं अच्छे तरीके से बताता हूं बेटे। देखो, आपको अगर इसका थोड़ा सा आइडिया लेना अच्छे तरीके से, तो एक रिकमेंडेड साइट है सिमेट्री ऑटरबिन, आप इसको गूगल पे सर्च करिएगा, खुल जाइएगा। फिर आपको गैलरीज में जाना है, गैलरीज में जाओगे आप, फिर आपको यहां पे सेलेक्ट करना, 4 कैटेगरीज मिलेंगी, अल्फाबेटिक में जाना है, और फिर वाटर देखना है। जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने अभी वाटर का समझाया, तो ये रहा वाटर। इससे आपको 3D का पर कम समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दो क्वेश्चन, है ना। अभी मैं क्वेश्चन पे उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये फालतू के आंसर मैं नहीं दूंगा अभी, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं। मान लो बेटे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, करेक्ट। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में अगर मैं एक ऐसी एक्सिस डालता हूं C2, C2 का मतलब होता है 360 डिवाइडेड बाय 2, 180 डिग्री रोटेशन। तो यहां से इसने ऑटोमेटिक ये वाली एक्सिस क्यों लाई? अब आप जानते हैं कि यही वाली एक्सिस क्यों ले रहे हैं अपन, यहां से एक्सिस क्यों नहीं पास कर रहे हैं? सर पास करो, कर दो, रोटेशन जब करोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे, विच इज नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होना चाहिए जी, कुछ भी पास कर दे तू, 120, 105, 110, कोई भी रोटेशन कर, पर सेम होना चाहिए। घुमाने के बाद ऑपरेशन कैसा है, घुमाना, घुमाना। एक्सिस का ऑपरेशन कैसे है, इसको घुमाना। आप चाहे 180 घुमा, 90 घुमा, 200 घुमा, 300 घुमा, कुछ भी घुमा, करेक्ट। सो बेटे जब मैं C2 घुमाऊंगा, देख कैसे घूमेगा ये हाइड्रोजन उठ के यहां, देखना जी, देखना कैसे घूमेगा। ये हाइड्रोजन आ रहा है, ये हो गया 90 डिग्री रोटेशन बेटे, ये प्लेन में था, ये आ गया 90 डिग्री। सोचना है पहले, करना नहीं है। समझ नहीं आ रहा सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, सोचो सोचो सोचो, समझ सब आएगा, क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखना। क्या बोला मैंने, ये आपका 180 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री, बाहर आ गया आउट ऑफ प्लेन, इन प्लेन, ये आ गया ऐसे 90 डिग्री। अब फिर से 90 प्लस 90, 180 डिग्री, ये उठ के इधर आ गया,
इक्विवेलेंट है पक्का? यस और नो? C2 एक्सिस सबको दिख रही है यहां पे? तो बेटे C2, C3, C4, C5, C6 कुछ भी हो, वो एलिमेंट कौन सा है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस C2 भी एक एक्सिस होगी, C3 भी एक एक्सिस होगी, दीज आर एक्सिस। और उन एक्सिस का ऑपरेशन क्या होगा? C2 का मतलब 180 डिग्री रोटेशन, C3 का मतलब 120 डिग्री रोटेशन, C4 का मतलब 90 डिग्री रोटेशन। तो आपको मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए कि जब जब मैं किसी भी सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करता हूं तो एलिमेंट का मतलब है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब उसमें CN एक्सिस है। बट वो CN एक्सिस कितने से रोटेशन कर रही है, उसका ऑपरेशन रोटेशन का है। 80 डिग्री रोटेशन हो रहा है, 90 हो रहा है, 180 हो रहा है, 120 हो रहा है, वो उसके ऑपरेशन से। तो सिमेट्री एलिमेंट फिक्स्ड होते हैं, ऑपरेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हाँ बिल्कुल एक्चुअल मॉलिक्यूल आए तभी होना चाहिए, नहीं तो अपन कैसी मर्जी एक्सिस है, ऐसे तो कहीं से भी एक्सिस पास कर दो यार, ऐसे तो मन मर्जी हो जाएगी। नहीं, इसीलिए बेटे ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दें, ऐसी ही चीज पास होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स में। और ये सिर्फ एक्सिस के लिए नहीं है, प्लेन के लिए भी ऐसा ही होगा। प्लेन भी अपन वही पास करेंगे जिसको काटने के बाद हमें सेम ही दिखे मॉलिक्यूल। थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ? चलिए आइए मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूं बेटे। ये आपका है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी बेटे अभी अपन ने इसको लिखा, तो आपको याद है कि अपन ने सिलेबस में जब लिखा था तो इसका अलग से नंबर आएगा, अभी इसका भी अलग से नंबर आएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको उतारेंगे। अभी अपन यहां पे हैं, ठीक है बच्चे? करेक्ट? चलो, तो मैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स लिख देता हूं। टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। अब सोचो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है सर? ये तरीके हैं जिससे अपन सिमेट्रीज को चेक करते हैं, जिसमें एक तरीका था एक्सिस डाल दो, उससे रोटेशन करवाओ, सेम होना चाहिए, तो वो एक तरीका है सिमेट्री ढूंढने का। या तो प्लेन पास करो, ऐसी कोई चीज है उसको काटो तो आपस में इक्वल हाफ में कट रहा है, तो ये भी एक तरीका है सिमेट्री चेक करने का। तो ऐसे कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं ऐसे। पहला एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, improper axis of symmetry, and fifth is identity। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज योर plane of symmetry, this is your center of symmetry, this is your improper axis of symmetry, and this is your identity which is represented as E। इसमें बेटे सिंबल क्या है? CN एक्सिस। इसमें सिंबल क्या है? प्लेन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको I से, इसको SN एक्सिस से, और इसको E से। हाँ ये प्रॉपर एक्सिस ही है, इसको प्रॉपर भी कहते हैं कई बार। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ही दूसरा नाम से इसको अगर बुलाना चाहते हो तो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, यही होता है वो, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको भी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। करेक्ट? आप प्लीज इसको नोट कर लें तो मुझे बता देना।
हो जाए तो बच्चों बता देना मुझे। चलिए आइए, इसके बाद बेटे ये तो सिमेट्री एलिमेंट्स की कहानी थी, यहीं पे लिख लो सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो सिमेट्री ऑपरेशंस वो मूवमेंट्स होती हैं जो एलिमेंट्स के अलोंग की जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये एक सिमेट्री एलिमेंट है, एक तरीका है सिमेट्री को चेक करने का। बट उस तरीके को अपन किस तरीके से यूज कर रहे हैं? क्या मैं उसको 80 डिग्री घुमा रहा हूं, 90 डिग्री घुमा रहा हूं, 180 डिग्री घुमा रहा हूं, कितने डिग्री से उसको घुमा रहा हूं, दैट डिफाइंस इट सिमेट्री ऑपरेशन। तो इसको डिफाइन कैसे करूंगा? द मूवमेंट along the symmetry elements. The movement along the symmetry elements which give equivalent and equivalent or identical structure. बच्चों यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हाईलाइटेड वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूं, आप कुछ भी करो सिमेट्रीज के नाम पे, बट ध्यान ये रखना है सिग्मा है भाई वो सिंबल। अजय ये सिंबल सिग्मा है दोस्त, सिग्मा। आप सिमेट्रीज कुछ भी डालो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट या फिर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमें मिले, जैसा पहले मॉलिक्यूल था वैसा ही रहना चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपको सिमेट्री चेक करना है। ऐसा लिख लो, देखो बेटे मैंने यही बात लिखी है नोट में, आप इसको भी चिपका लो अपनी कॉपी में। इसको नोट कर लो एक बार। निकिता जी कह रही हैं सर ये टॉपिक आसान है ना? हाँ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आसान है ये टॉपिक। आप बस इसको नोट करके लिख लीजिए एक बार, हो जाए तो आप मुझे बस बता देना कि सर हाँ हो गया है। चलें आगे। हाँ जी बच्चों बताओ। मैंने आपको यही अभी जो एक चीज बताई कि आप कोई भी एक्सिस डाल दो, कोई भी प्लेन डाल दो, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री डाल दो, सब में आपको जब जब कोई भी मूवमेंट करनी है, कोई भी प्लेन डालना है, रोटेशन करनी है, एक ही चीज का ध्यान रखना है कि उसमें हमें ज्योमेट्री सेम या सेम जैसी मिले। आइए दोस्तों, अब मैं आपके सामने पहला सिमेट्री एलिमेंट लिखता हूं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी तक अपन ने जो भी पंचायत करी उस पंचायत को समझने का समय आ गया है। इसी को प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं।
AOS। इसका सिंबल क्या होता है बेटे? CN, वेयर N is what? Order of axis। करेक्ट बेटे? N क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यार ये कैसा सवाल है, लास्ट लाइन क्या लिखी है? आपको राइटिंग ही नहीं समझ आ रही क्या? मेक श्योर दैट आफ्टर अप्लाइंग एनी ऑपरेशन अलोंग एनी सिमेट्री एलिमेंट इट ऑलवेज गिव द इक्विवेलेंट एंड द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। लास्ट लाइन क्या लिखी है? इसमें क्या है? पढ़ना ही नहीं आ रहा क्या अभी तक आपको? CN क्या है? वेयर N इज एन ऑर्डर ऑफ एक्सिस। बेटे N क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। बेटे मैं आपको यही समझा रहा था, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं सर? 2, 250, 300 करोड़, 400 करोड़, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। क्या सारे मॉलिक्यूल पढ़ सकते हैं? नहीं। तो हमें बेटे सिमेट्रीज सीखना है, सिमेट्रीज को हर जगह अप्लाई नहीं करना है। मतलब यह कि हम आसान मॉलिक्यूल उठाएंगे, आसान मॉलिक्यूल में सिमेट्री सीखेंगे, उस सिमेट्री से एक जनरलाइजेशन बनाएंगे, फिर उस जनरलाइजेशन को हर जगह लगाएंगे। बन गई बात? क्या बोला मैंने? हम आसान मॉलिक्यूल उठाएंगे, सिमेट्रीज वाली बात वहां लगाएंगे, उससे सब कुछ निकाल के जनरलाइजेशन निकालेंगे, उस जनरलाइजेशन को निकाल के किसी भी मॉलिक्यूल में लगाएंगे, काम करेंगे अपना मस्त। राइट ना? बस वही चीज मैं यहां पे भी करूंगा। जैसे मान लो बेटे मुझे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझना है, तो मैं सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से स्टार्ट करूंगा, CN एक्सिस। CN एक्सिस क्या? N इज अ ऑर्डर ऑफ एक्सिस। ऑर्डर ऑफ एक्सिस जो है बेटे, ये निकालते कैसे हैं? तो इसका रिलेशन होता है 360 अपॉन थीटा। करेक्ट? 360 अपॉन थीटा। थीटा का मतलब एंगल, कितने एंगल से रोटेशन हो रहा है। जनरली जो थीटा है, अगर वो 90 डिग्री है, लेट स्टार्ट विद 180 डिग्री, 180 डिग्री है, तो एन का वैल्यू कितना आएगा? 360 अपॉन 180, दैट इज 2। और एक्सिस कौन सी कहलाएगी? C2 एक्सिस। जो CN एक्सिस हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? C2 एक्सिस। अगर थीटा है 120 डिग्री, तो n का वैल्यू हो जाएगा 360 अपॉन 120, ये हो जाएगा 3। और CN एक्सिस कितना हो जाएगा? C3। सर यूज प्लीज, सर उसे प्लीज पढ़ दो, बोर्ड पे जो लिखा है समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये C3 एक्सिस है, आप इसे किसी भी एंगल को डिवाइड करके वो वाला ऑर्डर निकाल सकते हैं, C4, C6 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये सारे के सारे एंगल हैं, ये उनमें ऑर्डर ऑफ एक्सिस का वैल्यू है, और ये एक्सिस है। करेक्ट? राइट बच्चों, मुद्दा ये नहीं है कि सर ये एक्सिस कैसे देखते हैं, मुद्दा ये है कि मॉलिक्यूल दिया जाए तो ये एक्सिस को हमें कैसे इमेजिन करना है उसमें। सो बेटे 2 स्टेप हैं। पहला हम बोर्ड पे उसको इमेजिन करेंगे, फिर उसी चीज को जो हमने समझा है उसी को अपन 3D में भी देखेंगे। ठीक है? 2 तरीकों से अपन इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके सामने मैं लिख चुका हूं, इसको डिफाइन कैसे करना है। सो द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल, सर ये समझ नहीं आ रहा है हमें, पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल, नर्सरी हो क्या? नर्सरी में हो क्या? पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल्स, रोटेशन along which
गिव यू इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। क्या हो गया? यहाँ 60 रोटेशन होगा ना, 60 पे होगा ना, 60 पे रोटेशन होगा। ठीक है, हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 60 कर लो, 60 कर लो। अरे हाँ यार गाइस, ऑब्वियसली लिख दिया मैंने यार। अब क्या जान ले लोगे क्या मेरी? है, चलो लिख लिया बेटे। ऊपर लाइन देखो, एक ऐसी एक्सिस हमें पास करनी है किसी एक मॉलिक्यूल से जिसके अलॉन्ग अगर मैं रोटेशन करवाऊंगा मुझे इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही मिलना चाहिए, तभी मैं उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री में रखूंगा, अदरवाइज नहीं रखूंगा। मास्टर जी अभी तक जो भी समझाया एग्जाम्पल से अपन शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर जी पहला, तैयार हो जाओ भाई। पहला एग्जाम्पल, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, वाटर। मुझे कोई बताएगा वाटर में कौन सी एक्सिस है? सर सबसे पहले तो हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आपने हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछा ना, तो हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये पता है कि सर एक लाइन होगी जो एक मॉलिक्यूल से जा रही होगी, पर वो लाइन के अलॉन्ग जब मैं रोटेशन करूंगा तो उसके रोटेशन से मुझे मॉलिक्यूल सेम ही दिखना चाहिए। जैसे ये मॉलिक्यूल ऐसे दीवार पे चिपका हुआ है, इस बोर्ड पे चिपका हुआ, ऑक्सीजन भी लगा हुआ है और ये दोनों हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, तो मुझे बेस्ट पॉसिबल इमेजिनेशन ये हो रहा है कि यहां से सर C2 एक्सिस पास कर दो। C2 क्यों? मान लो यहां से मैं एक्सिस पास कर रहा हूं, अब इसमें रोटेशन कैसे होगा बेटे? ये प्लेन में है, ये आ जाएगा 90 डिग्री रोटेशन। 90 डिग्री का मतलब C4। आपको ऐसे नहीं याद करना है, आप ऐसा सोचिए, मान लो मैंने 90 डिग्री रोटेट किया, ये आया, फिर 90 डिग्री करूंगा, ये आया, तो टोटल 180 डिग्री रोटेशन है। थीटा 180 डिग्री, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन 182। तो यहां से एक्सिस हो जाएगी 2, सो इट इज अ C2 एक्सिस। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, सबको समझ आ रहा है C2 एक्सिस है। ठीक है, ओके जी, आइए आइए दूसरा। मान लो बच्चों मैंने लिखा है कोई मुझे बताएगा इसमें कौन सी एक्सिस होगी? इसमें बता सकता है कोई मुझे कौन सी एक्सिस होगी? तो सोचने वाली बात है। जैसे ऊपर में आपने अगर C2 लगा दी होती, अगर इस वाले में आपने, अगर ऊपर वाले में वाटर में आपने C2 लगाई होती, H12 इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि रोटेशन के बाद हो क्या रहा है। C2 मतलब इस 180 डिग्री रोटेशन जब मैंने किया होगा बेटे, तो ये हाइड्रोजन उठ के इधर, ये हाइड्रोजन उठ के इधर, और फिर से जब मैंने इसका 180 डिग्री रोटेशन किया होगा, ये हाइड्रोजन उठ के इधर, ये हाइड्रोजन उठ के इधर। करेक्ट, तो ये भी C2। अब मैंने यहां पे बेटे फिर से मैं लगा सकता हूं C2, C2 मैं फिर से लगा सकता हूं, हाँ बिल्कुल लगा दो, वही चीज होगी। H2 इधर, H1 इधर, फिर से लगा सकता हूं S, तो सर लगाते चलना है, हाँ बिल्कुल लगाते चल सकते हो आप, पर रुकना कब है? देखो बेटे अब ध्यान से सुनना, मान लो मैंने ये C2 लगाया, C2 पहली बार लगाया मैंने, तो इसलिए ऊपर लिखना 1। ध्यान देना, जो ऊपर लिखा होगा ना बेटे 1, वो ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी बार वो C2 लगाया है। कितनी बार C2 का मतलब 180 डिग्री रोटेशन किया है हमने, कितनी बार 180 डिग्री रोटेशन किया। तो मान लो जब मैंने पहली बार 180 रोटेट किया, ये बना। क्या पहला और दूसरा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है? नहीं,
क्यों? क्योंकि सर पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो जब आपने लेबलिंग करा यहां H1 था, ये H1 अब दूसरी साइड चला गया है दोनों तरफ HH ही है, दोनों प्लेन में ही, पर ये अभी आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, ये एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट है। फिर से मैंने जब इसमें दूसरी बार C2 लगाया तो इस बार ये फिर से रोटेट होगा, ये आ गया, तो अब ये पहले जैसा ही दिख रहा है, देखो पहले जैसा ही दिख रहा है, बोल मुन्ना, पहले जैसा ही दिख रहा है, H1 इधर है, H1 इधर है, H2 इधर है, H2 इधर है, तो ये वाला आइडेंटिकल है। तो जब आप फिर से करेंगे, फिर से ये H2 इधर, H1 इधर, इक्विवेलेंट हो जाएगा, फिर से करोगे, फिर से आइडेंटिकल हो जाएगा। तो ऐसे तो आप करते जाओगे, तो आपको रुकना कब है बेटे? जब एक बार आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल गया है तो आप वहां रुक जाइए, ये करने की कोई नीड नहीं, ये करने की कोई भी नीड नहीं है, यही आइडेंटिकल, आप यहीं पे रुक जाइए। करेक्ट? तो मैं लिख सकता हूं बेटे, फर्स्ट एंड सेकेंड्स आर इक्विवेलेंट, मतलब एक जैसे ही हैं, एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, डिक्टो एक ही। देखो देखो गाइज, ऐसी बात नहीं है, ट्रबलिंग वाली कोई भी बात नहीं है, बस ये होता है कि आपसे एक्सपेक्टेशन ऐसी तो नहीं है ना, तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। क्या सबको ये बात समझ आई? क्या सबको ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्या सबको ये बात समझ आई? अब मुझे दूसरे वाले में बताइए कि कितने हैं। दूसरे वाले में अगर मैं बोलूं तो कौन सी एक्सिस है, आप सोचिए जरा। OHCl है, तो मान लो अगर मैंने इसमें C2 बोला भी, हाँ ठीक है सर, इसमें C2 क्यों डाल रहे हो यार भाई, 180 डिग्री रोटेशन क्यों कर रहे हो, इसमें 120 करो। मैंने कहा तुम 120 क्या 110 102 कुछ भी करो, सेम आना चाहिए, अगर आ रहा है तो बिल्कुल वो एक्सिस है। तो 180 करने पे अगर मैं चेक करता हूं, मान ले मैंने ये 90, ये 180, अब क्या होगा, इसको C2 लगाओ पहली बार, 180 रोटेट करो, क्या ये इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है यार, यहां पहले हाइड्रोजन था, यहां अब क्लोरीन आ गया है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे या तो आप लिख लो नो एक्सिस, कोई एक्सिस ही नहीं है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बेटे कि इसको अगर मैं पूरा ही रोटेट कर दूं, C1, C1 का मतलब देखो n होता है 360 अपॉन थीटा, अगर मैं इसको पूरा ही रोटेट कर दूं तो ये कट के 1 हो जाएगा। पूरा रोटेट करने पे जैसे मान लो ना बेटे मैं हूं, मुझे पूरा रोटेट कर दो 360, तो आपको मैं बिल्कुल वैसे ही दिखूंगा, यस और नो? वही चीज यहां देखो, इसको पूरे को रोटेट करो तो ये वैसे ही होगा, तभी ये इक्विवेलेंट आएगा या आइडेंटिकल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, यस और नो? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ C1 एक्सिस है और कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, जल्दी बोलो। नो C2 एक्सिस as it does not give equivalent or identical structure। करेक्ट बच्चों? आइए अगले एग्जाम्पल पे, अभी तो कहानी शुरू हुई है भाई, पहला दूसरा, अभी अपन तीसरे एग्जाम्पल पे चलेंगे। चलें, मैंने क्या समझाया आपको? हमें बेटे जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन, जैसे अपन ने अभी एक्सिस सीखना स्टार्ट किया, तो अपन ने देख कितने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया, वाटर से, कॉम्प्लिकेटेड भी पढ़ेंगे, बट सिंपलेस्ट स्टार्ट करते 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 एक जनरलाइजेशन बनेगा, उसी को इस्तेमाल करके अपन आगे आने वाले मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये दो मॉलिक्यूल्स क्लियर है, तीसरे पे चलता हूं बेटे। तीसरा है BF3, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये मॉलिक्यूल। अब जब भी मैं BF3 लिखूंगा इस चैप्टर में, आपको स्पिनर, स्पिनर देखा है ना सबने? स्पिनर देखा है आपने? वो जैसे ऐसे उंगली पर रख के ऐसे ऐसे घुमाते हैं,
बस उसी की याद आनी चाहिए इस BF3 को देख के। देखो बेटे, BF3 मॉलिक्यूल है ये। आप मुझे सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें अगर मान लो मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढना शुरू किया, CN एक्सिस, तो मुझे सच सच बताना इसमें कौन सी एक्सिस है? सोचो जरा बेटे। आप इस स्पिनर को उठा के बाहर ले आओ, ऐसे सोचना है बस। आप इसको उठाओ दिमाग में और इसको ऐसे ले आओ। तो अब एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, बीच में है बोरोन। इस बोरोन के बिल्कुल सर से मैं अगर एक एक्सिस पास करूं, तो बेटे ये पूरा कितना रोटेशन है? 360। ये पूरा 360 होता है। 360 कितने हिस्सों में बटा हुआ है? एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। तो 360 अगर 3 हिस्सों में, मतलब कि ये 120 120 120 डिग्री में बटा हुआ है। यस और नो? और अच्छे से समझने के लिए मैं इसको F1 2 and 3 कर देता हूं। सोचो जरा बेटे, अगर मैं इसमें एक्सिस डालता हूं, जैसे मान लो मैंने 120 रोटेट किया, ये F1 उठ के यहां, ये वाला बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा। ऐसे देखो, ये वाली एक्सिस डाली मैंने, ऐसे रोटेट किया, ये उठ के इधर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो जब मैंने 120 डिग्री रोटेट किया, तो जो बोरोन है वो एज इट इज F1 इधर आ जाएगा, F2 इधर आ जाएगा, F3 इधर आ जाएगा। ये उठ के ऐसे रोटेट हो जाएंगे, F1 उठ के यहां आ जाएगा, ये F2 इधर चला जाएगा और F3 इधर। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? मुझे बताओ, क्या ये इक्विवेलेंट है या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर? सोचो बेटे। तो आपको सोचना है ऐसे ही कि सर ये जो BF3 आपने अभी यहां पे बनाया है, ये BF3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। तो ये यस, इट विल शो 120 डिग्री रोटेशन, मतलब यहां पे C3 एक्सिस तो है। यस, ये मैंने C3 कितनी बार लगाया? पहली बार, फर्स्ट टाइम लगा रहा हूं, 120 डिग्री रोटेशन है। फिर मैं C3 लगाऊंगा दूसरी बार इसी मॉलिक्यूल में, तो फिर से वही सोचना है, ये बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा, बोरोन एज इट इज, 3 बॉन्ड। अब ये वाला फ्लोरीन उठ के यहां, ये वाला फ्लोरीन उठ के यहां, ये वाला फ्लोरीन यहां। अभी भी ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटे? इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि हमारे पास ऊपर F1 था, यहाँ F2 ही है। अभी भी ये इक्विवेलेंट ही है, आइडेंटिकल नहीं है। फिर से मैंने इसका 120 रोटेशन किया, अब ये क्या बनाएगा? यहाँ पे F2 है, यहाँ F3 है, एंड दिस इज योर F1, दिस इज योर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। और जैसी आइडेंटिकल आ जाए आपको रुक जाना है। C3 तीसरी बार लगाने पे क्वेश्चन है नेट के, ये कुछ फालतू नहीं चल रहा है, क्वेश्चन है, देख क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए कि पहला स्ट्रक्चर क्या है? इक्विवेलेंट है, बिल्कुल। दूसरा स्ट्रक्चर बताओ क्या है? सर ये भी इक्विवेलेंट है। तीसरा स्ट्रक्चर बताओ सर ये आइडेंटिकल है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 and 2 आर इक्विवेलेंट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल? और अगर ऐसा बोल सकता हूं तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है बच्चों, अब कहानी में ऑब्जर्वेशन क्या है, क्यों पढ़ते जा रहे हैं ये चीज? देखो ध्यान देना बेटे। अब मान लो ये C2 एक्सिस वाटर में था, तो मैंने लगाया C2 पहली बार, इक्विवेलेंट आया। देखो आपने लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जब मैंने पहली बार C2 लगाया तो इक्विवेलेंट आ रहा। जब मैं वही दूसरी बार लगा रहा हूं, जब मैं वही दूसरी बार लगा रहा हूं C2 2, तो ये मिल रहा है आइडेंटिकल। अब मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे मान लीजिए जब मैंने C3 एक्सिस वाला दिखाया, C3 1 इक्विवेलेंट मिल रहा है, C3 2 लगाने पे भी इक्विवेलेंट मिल रहा है। पर जब मैंने C3 3 लगाया तो ये आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या बेटे? जब मैं C2 2 लगा रहा था तो भी आइडेंटिकल था, ई मतलब आइडेंटिकल। जब मैं C3 तीसरी बार लगा रहा हूं तब भी ई है,
आइडेंटिकल है, तो ये किस और इशारा कर रहा है, मुझे सच बताना, सच बताना बेटे। अगर मैं C3 3 बार लगा रहा हूं तो भी आइडेंटिकल दे रहा है, अगर C2 2 बार लगा रहा हूं तब भी आइडेंटिकल दे रहा है, तो ये किस और इशारा है मुझे? सर इशारा साफ है कि अगर आप किसी 4 एक्सिस देख रहे हो और वो भी अगर 4 बार आप लगा दोगे किसी मॉलिक्यूल में तो वो भी आइडेंटिकल हो जाएगा, वो भी पहले जैसा ही हो जाएगा। ऐसे CNN ये हमेशा इक्वल टू आइडेंटिकल रहेगा। क्या आपको ये बात चमकी? तो आपके लिए अब इस पूरी कहानी से जो पहली बात निकल के आ रही है वो ये है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है गुड्डो। आपको ये बात समझ आई? सन सननननन, सन सनननन, सन सनननन, सन सनननन, ऐसे ध्यान रखना है। यस रोजीना करेक्ट, आइडेंटिटी सब में होगा। अरे कुछ नहीं है तो पूरा घुमा दो, वो तो सब में ही होएगा, पूरा घुमाने पे भी तो सेम आ जाएगा ना। बेटे पहली चीज आपने डिकोड कर ली है, मुबारक हो। दूसरी ओर चलता हूं, फिर से कुछ कुछ पढ़ाने लग जाऊंगा। आपका फोकस क्या होना चाहिए कि मास्टर जी यहां से क्या बात निकालने वाले हैं, बस आ जाओ, आ जाओ गुड्डू आ जाओ। यहीं पे दूसरा ऑब्जर्वेशन भी लिख दूं क्या? लिख दो मास्टर जी, दूसरा भी लिख दो। देखो बच्चों, जब मेरे पास C3 एक्सिस थी, C3 एक्सिस, तो इसमें C3 करने पे इक्विवेलेंट आइडेंटिकल मिल रहा था, ठीक है, ये बात अपन ने लिख ली। इक्विवेलेंट्स का क्या, ध्यान देना, C3 एक्सिस है तो जब मैं किसी मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस लगा रहा हूं पहली बार तो भी इक्विवेलेंट मिल रहा है, दूसरी बार तो भी इक्विवेलेंट मिल रहा है, करेक्ट। जब C3 एक्सिस है बेटे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कितने आ रहे हैं? सर 3, इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2 आ रहे हैं। ऐसे ही जब C2, पिछले वाले देखो, पिछले वाला मॉलिक्यूल देखो, C2 जब मैं पहली बार लगाया तो ये इक्विवेलेंट दे रहा है, जब दूसरी बार, इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हो ना? अगर यहां 1 है बेटे तो यहीं 1 होना चाहिए, तो ये आइडेंटिकल है। यहां 1 है, यहां H1 है तो यहां H2 है। हां एक ही जैसे हैं पर बिल्कुल डिट्टो नहीं है, एक जैसे, सिमिलर नहीं है जी। तो बेटे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर निकालना है, जैसे मान लो C2 में एक ही इक्विवेलेंट आ रहा था, तो ये मुझे किस और इशारा कर रहा है? सर जब CN3 है, CN एक्सिस C2 है, मतलब जब n का वैल्यू 3 है तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर 2 आ रहा है, n का वैल्यू जब 2 है, इसको कंपेयर करो ना, सेकेंड ऑर्डर की एक्सिस है तो n का वैल्यू 1 आ रहा है। इसका मतलब सर CN एक्सिस के लिए अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इज n-1। क्या लगता है आपको? सर हमें जो लगता है आपने वो बोर्ड पे चिपका दिया है। जय हो, जय हो मास्टर जी, जय हो। जी हां, बताते रहना, शर्माना मत। जिस भी ऑर्डर की एक्सिस हो, C3 है, एक कम कर दो उतने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। सन सन आइडेंटिटी देता ही है, ठीक है। चलो आगे, याद रखने हैं। कौन सा है? तीसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है बेटे। चलिए आइए, फोर्थ एग्जाम्पल है आपके पास। चलो मैं ड्रॉ करता हूं, आपको ड्रॉ करने के बाद नीचे लिखना भी है, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया बेटे, करेक्ट।
ये एक स्क्वायर है, इट इज स्क्वायर, फिर ये एक हेक्सागन है, इसको अभी रहने दो आप, पहले स्क्वायर वाले को समझो, एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल। इसको मैं और ढंग से लिखूं तो मैंने ए बी 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 टाइप लिखा। आपको सोचना कैसे है, मैं फिर से वही शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, सोचना कैसे बेटे। ये चौरस है, स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लिखो पहले तो एक बार साइड में, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर मैं नीचे लेके आऊं, अरे हाँ भैया C2 भी है, रुक जा रुक जा, जब मैं प्रिंसिपल और सब्सिडियरी का डिफरेंस बता रहा हूं तो मैं वो भी बताऊंगा। शुभाजीत जाना जी, रुक जाइए जी, कहीं जाना नहीं है आपको। स्क्वायर है ये, तो अगर मैं इस पूरी स्टोरी में बेटे आपको एक्सिस पूछूं तो आप कैसे बता पाएंगे सर? अगर मेरे पास एक बी लाइक ये AB4 का मॉलिक्यूल है, तो इसमें बताओ सेंटर से अगर कोई A4 से सॉरी ए से मैं कोई एक्सिस पास करूं तो ये कैसे रोटेट करेगा? तो आप खुद सोचिए बेटे, ये पूरा कितना है 360। रोटेशन से मेरा मतलब कि यहां पे बी है तो ये उठ के यहां आ जाए, ये वाला जो बॉन्ड है ये उठ के इधर आ जाए, ऐसी तो होना चाहिए। ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आ जाए, ये वाला इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए, करेक्ट? ये ऐसे रोटेट करना है अपन को। तो सोचो जरा क्या लगता है, मान लो किसी का मन है कि सर इसको ना C3 से करते हैं। अबे C3 से रोटेशन ही नहीं होगा। C3 ये पूरा कितना है बेटे? ये पूरा 360 है, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, 90 90 90 90 360 बन गया। 120 का एंगल मान लो, कोई कहता है कि सर मान लो अगर 120 करना भी पड़ जाए तो 120 रोटेशन हो ही नहीं पाएगा इसमें, और होगा भी तो वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं दे रहा होगा। हमारे पास तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आना चाहिए ना यार, या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आना चाहिए ना। तो ये 90 डिग्री रोटेशन पे ही होगा, और 90 डिग्री रोटेशन का मतलब ये है C4 एक्सेस। निकालने के लिए आप निकाल लो 360 डिवाइडेड बाय 90, 4 एक्सिस आ गए, लाइक C4 एक्सिस है इसमें, तो C4 एक्सिस सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब इसमें C4 एक्सिस प्रेजेंट। मुझे पहला सवाल बताओ, इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कितने मिलेंगे अलोंग C4? अब आपको बना के देखना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने आसान वाली बात है सर 180 तो होगा, हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। चलो, मैंने आपके सामने एक सिंपल सा कंडीशन एक क्वेश्चन बोला है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। बताओ मुझे इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कितने हैं? तो आप सभी बच्चे लिख सकते हैं सर ये n है, तो n-1 होता है, 4-1 3, फटाक से खटाक से। यस, हाउ मेनी टाइम्स C4 एक्सिस रोटेशन performed to get identical structure? बता सकता है कोई? कितनी बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री C4 लगाऊं? तुम लोग समझ ही नहीं रहे यार, मैं जो चीज सिखा रहा हूं उस पर फोकस ही नहीं है इनका। C2 है, C2, हाँ बिल्कुल है C2 यार, बिल्कुल है C2। 4 times. How many times C4 axis must be performed to get the identical structure? देख, C4 4 आइडेंटिटी के बराबर होता है, ये पता है हमें, 4 टाइम्स आ जाएगा आंसर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? C4 एक्सिस है ना बेटे, उसको 4 बार लगाऊंगा तभी आइडेंटिटी आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? करेक्ट। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इसमें और भी एक्सिस हैं, कि हाँ बिल्कुल एक्सिस हैं। और कौन कौन सी एक्सिस है इसमें बताओ? तो सर फिर से अगर मैं स्क्वायर बनाऊं तो इसमें और कौन सी एक्सिस है? एक एक्सिस ये है सर जो इसके कोने से पास हो रही होगी ऐसे। आप करके देखो, करके देखो बेटे, जब आप इसको पकड़ के घुमाएंगे
ऐसे रोटेट करेंगे तो मान लीजिए ये ऐसे चिपका हुआ है बोर्ड पे, ऐसे निकलेगा, ये सामने आएगा, ये उठ के ऐसे आएगा तो 90 डिग्री रोटेशन हो जाएगा, फिर से ऐसे जाएगा तो 180 डिग्री रोटेशन पे ही ये वाला पॉइंट उठ के यहां मैच करेगा। 180 डिग्री मतलब कि C2 एक्सिस है ये। सेम ऐसा ही अगर मैं यहां से पॉइंट से पास करता हूं, ये भी C2 एक्सिस होगी, 180 डिग्री रोटेशन। इसके अलावा कौन सी C2 हो सकती है? ये भी C2 हो सकती है, यहां से जब जाएगी कोई एक्सिस। मैंने क्या बोला, एक से ज्यादा C2, एक से ज्यादा C3 बहुत सारी हो सकती है, आप कोई सी भी लो, पर लेने के बाद आपको ये चेक करना हो रहा है, अब मैं जैसे चेक करके बता भी रहा हूं कि इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल मिलेगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ये पिंक वाली बनाई, ये ऐसे है मॉलिक्यूल, मेरा हाथ देखो, ये वाला एक पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट है, ये ऐसे, जब मैं इसको पूरा रोटेट करूंगा तो ये 90 डिग्री रोटेशन है, ये पूरा 180 डिग्री रोटेशन है, तो टोटल इज 180 डिग्री रोटेशन इसमें पॉसिबल है। इक्विवेलेंट मिल रहा है उस रोटेशन से, देख ये 90 डिग्री है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये प्लेन में ही है तो यही होना चाहिए, ये तो बाहर आ गया, 90 डिग्री नहीं है इसमें, C4 नहीं है। फिर से करूंगा, ऐसे वाली में C4 नहीं है, ये वाली C4 नहीं है, दिस इज नॉट C4। अब मेरी बात समझ रहे हो, ये एक्सिस है बेटे, ये 90 डिग्री एंड देन अगेन दिस इज अगेन 90 डिग्री, टोटल इज 180, तो यस इट इज स्टिल 180, ये C2 एक्सिस है। अगेन ये वाली, सो दिस इज अगेन C2 180 डिग्री, तो इसमें 4 C2 है। करेक्ट बच्चों? और इसमें खास बात क्या है कि जो C4 एक्सिस है वो कहां से आ रही है बेटे, इसके ऊपर से। देखो इसको अगर मैं स्क्वायर को बाहर निकाल दूं तो इसके ऊपर से एक्सिस वो आ रही है, C4 वाली एक्सिस यहां से आ रही होगी, यहां से वो एक्सिस आ रही है, दिस एक्सिस इज C4 एक्सिस। मैं डॉटेड से इसलिए दिखा रहा हूं बेटे ताकि ये ऊपर से जा रही होगी, दिस इज योर C4 एक्सिस। फिर से बता रहा हूं, जनरलाइजेशंस निकालूंगा, जनरलाइजेशन क्या चल रहा है समझते चलो, फिर इससे बात जो निकलेगी वो पकड़ के रखनी है। सर आपने अभी जो सिखाया कि एक C4 एक्सिस है या जो भी एक मॉलिक्यूल है स्क्वायर जैसा है, उसमें एक तो C4 एक्सिस जा रही है ऊपर से एक C4 एक्सिस जा रही है जो उसको पूरा 90 डिग्री रोटेशन करने पे सेम दिखाएगा। ऊपर से एक C2 इन प्लेन ये वाली जा रही है, एक ये वाली एक कॉर्नर से पास हो रही है, तो 4 C2s हैं। आप मेरी बात समझे? चलो समझते हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, C4 कैसे है ना, उसीलिए मैं बेटे एक मॉलिक्यूल ढूंढ रहा था, ये रहा वो मॉलिक्यूल, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको अभी समझ आ जाएगा। देखो क्या हमने अपनी नोटबुक में ऐसे ही कुछ बनाया है, AB4 ही बनाया क्या हमने मॉलिक्यूल? ध्यान से सुन लो, कोई बात नहीं, आपको 5% तो समझ आया होगा जो अभी मैंने बताया, मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है, आराम से। ये लिखा हुआ बेटे, ये A है, B AB4 मॉलिक्यूल है, करेक्ट। हमें C4 नहीं समझ आया सर, बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया, समझते हैं, आ जाओ। मैंने इसको ऐसे देखना है, मैंने इसको उठा के कहा कि आप बाहर ले आइए और इसको ऐसे देखिए, इसको ऐसे देखिए, लेटा दीजिए, ये ऐसे था पहले, ये ऐसे था, इसको लेटा दीजिए, लेटा दिया। मैं थोड़ा टिल्टेड इसीलिए रखा हूं ताकि आपको दोनों बॉन्ड दिखे आगे पीछे वाले, करेक्ट। करना क्या है, करना ये है मास्टर जी कि इसमें एक्सिस पास करनी है, कोई सी भी कर, C4 C3 C5 C10 कुछ भी कर, करने के बाद अगर वो इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है
तो कांटा और चाटा दोनों मारना है, ठीक है। और अगर इक्विवेलेंट आ रहा है तो शाबाशी देनी है, यस और नो, क्योंकि एक्सिस वही एक्सेप्टेबल है जो इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दे जाए। बोल मुन्ना। तो मेरे दिमाग में जो घंटी बज रही है, क्योंकि मैं इंसान हूं, इंसानी दिमाग है मेरा, तो इंसानी दिमाग मुझे ये कहता है कि सर पूरा घुमाने पे इक्विवेलेंट आ रहा है, मतलब पूरा घुमाना 360 कहलाता है। इसको उठा के यहां लाना, 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 तो 4 हिस्से में रोटेशन करो, 90 डिग्री रोटेशन करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे मान ले बेटे मैंने C4 एक्सिस दिखाई तुझे, ये जा रही है ऊपर से एक्सिस, ऐसे इमेजिन करना है। अब मैं ये इमेजिनेशन आपको सिखा सकता हूं, पर बोर्ड पे तो मैं इसको ऐसे ही दिखाऊंगा ना कि ऐसे जा रहा है, ऊपर से जा रहा होगा ऐसे डॉट 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 डॉट, पीछे पीछे वाली एक्सिस ऐसे डॉट 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 डॉट, ऐसे दिखा सकता हूं मैं बोर्ड पे। इसीलिए मैंने बोला कि 2 तरीकों से अपन समझेंगे, पहले अपन बोर्ड पे समझेंगे, फिर उसी चीज को मैं यहां भी विजुअलाइज करवाऊंगा। बेटे ये देखो C4 एक्सिस ऐसे जा रही है। अब ये C4 एक्सिस को मैं ऑपरेट करके भी दिखाता हूं, देखो देखो, फिर से देखना, देखो जी, ये उठ के यहां जाएगा 90 डिग्री रोटेशन, और ये उठ के यहां आ जाएगा 90 डिग्री रोटेशन। चारों बॉन्ड देखो एकदम से मूव कर रहे हैं यहां से, ये उठेगा C4, ऐसे रोटेट हो रही है C4, रोटेट हो रही है, तो ये उठ के इधर अकॉर्डिंगली सारे रोटेट होंगे C4 एक्सिस से, करेक्ट। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ऐसा भी दिखेगा C4-1, घबराना नहीं है इससे, ये रोटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। देखो मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊं, ये देखो, ये इस तरफ घूमेगा, देखो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, बस इसी का फर्क है और कुछ नहीं है। देख ये इस तरफ आएगा, ऊपर वाले को करूंगा तो ये इस तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फर्क है और कुछ नहीं है C4 ही, एक ही C4 है इसमें। बोलो ना यार। बोलो गाइस यार, बोल ही नहीं रहे यार, मत बोलो भाई, मेरा क्या, मत बोलो, मेरा क्या रहा है, मत बोलो भाई, मत बोलो भाई। देख दो तरीके की C2s हैं, एक C2s कौन सी हैं, जो इनके बीच से जा रही है ऐसे, है ना, हमने दिखा था ना कॉर्नर कॉर्नर से, एक C2 इनके कॉर्नर कॉर्नर से जा रही है ऐसे कोने से, और एक तरीके की C2s ऐसे जाएंगी ऐसे, करेक्ट। समझ आया कि नहीं आया? अब इसके बाद आपको भगवान से मिलना पड़ेगा भाई समझने के लिए। बोलो जी, कुछ तो कहो जी। क्या कहें मास्टर जी, क्या कहें, क्या ये कह दें कि हमें अभी भी समझ नहीं आया? बोलो जी। ठीक है बच्चे, यही रहने वाला है, मैं जानता हूं ना यार, मुझे खुद नहीं आती थी, मुझे एमएससी में खुद नहीं आती थी ग्रुप थ्योरी, मैं जानता नहीं हूं ये, तो मैं इसीलिए बेटे आपको इसी तरीके से तैयार कर रहा हूं जैसे मैंने सीखी है। मैंने कैसे सीखी है, मैंने आपको पहले तो 2D में मत्था मारो, दिमाग लगाओ 2D में, फिर वही चीज जब मैं 3D में देखूंगा तो मुझे लगेगा अरे वाह ये तो मैं सोच चुका था, है ना। देखो 3D में दिखाती तुम्हें ऐसा लगता है अरे यार यही तो मेरे दिमाग में था, यही आना चाहिए बेटे, इसीलिए मैं 2D में इसको कॉम्प्लिकेट करके बता रहा हूं ताकि 3D खोलते ही आपको लगे कि अरे वाह। ठीक है चलो आ जाओ, ये बात आपको समझ आई। तो इसका मतलब क्या है बेटे, एक और चीज जो यहां से निकल के आएगी, देखो ये C4 एक्सिस है, देखो जी ये जा रही है C4 एक्सिस ऊपर से, C4 एक्सिस। आप परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं, ये जो ऊपर से गिर रहे हैं इसको ऐसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर, देखो ये C4 एक्सिस है बेटे, इसके परपेंडिकुलर ये वाली C2 भी जा रही है, ये वाली C2 भी, ये देखिए एक्सिस है, इसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये भी 90 डिग्री बना रही है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो सारे 90 डिग्री हैं। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटे कि C4 जो है बेटे वो परपेंडिकुलर है 4C2 के। अब जो मुझे कह रहे थे ना कि सर उसमें C2 भी है C3 भी है, मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा था बेटे क्योंकि मुझे यहां से एक जनरलाइजेशन निकालना है जो मैं निकाल चुका हूं। चलो अभी मैं दिखा देता हूं आपको क्या जनरलाइजेशन है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं मैं। आपको ये बात समझ आ रही है बेटे, आपको ये बात समझ आ रही है? जैसे मैं मान लो यहां से एक क्वेश्चन पूछता, टोटल नंबर ऑफ
इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना बच्चों, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम से। कितने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री? जितनी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं उनके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बता दो। सर ये कुछ ऑक्टाहेड्रल टाइप नहीं हो गया क्या? नहीं भाई, टाइप का क्या मतलब है? ऑक्टाहेड्रल टाइप का मतलब क्या होता है? स्क्वायर है वो प्रॉपर, ऑक्टाहेड्रल अलग है, ये अलग है। सेम होता तो नाम भी सेम नहीं होते क्या? नहीं विवेक, अलग है। देखो सबके आंसर गलत आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, गलत। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ऊपर देखो, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर अलोंग, सिर्फ C4 पूछा था मैंने, यहां पे मैं पूछ रहा हूं अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जितनी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज हैं। तो सर एक तो C4 है, उसका कितना आ जाएगा? 4 - 1 3। और कितनी C2s हैं? 4 C2s हैं। तो सब में से n-1 विच इज 2 - 1 इज 1, n-1 2 - 1 is 1, n-1 2 - 1 is 1, correct? n-1 again, this is also 2 - 1 1। तो ये 3 है, 3 4 5 6 7, टोटल है 7। 7 किसी का आ रहा है, आंसर आ रहा है। मनोज कुमार का आंसर आया है, कृति जी का भी आंसर आया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? आइए आइए गो टू सो बेटे, एक ये ट्राइंगल है, ये 4 साइडेड वाला स्क्वायर है, ये एक पेंटागन है, और ये हेक्सागन है। हाँ ठीक है, पर करना क्या ये बता, करना क्या है? तो आप ऊपर नोट पॉइंट लिख लो एक, इसको नोट में लिखेंगे अपन। नोट जितने लिखेंगे उतने ही नोट हमें मिलेंगे फ्यूचर में, सीधी बात है। जितने नोट लिखेंगे उतने ही नोट मिलेंगे। आजा गुड्डू, क्या है ये, क्यों है ये? हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। देखो जी, ये मैंने बना दिया एक 3 मेंबर्ड रिंग, 4 5 एंड देन 6। देखना बेटे, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है? इसमें सबसे पहले तो सभी बच्चे हाईएस्ट ऑर्डर्ड एक्सेस ये ढूंढ के बताएंगे। हाईएस्ट ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर्ड का मतलब बेटे, जिसमें सबसे, जैसे मान लो कि C2 है, C3 है, तो C3 में C3 3 आ रहा है तो वो हाईएस्ट ऑर्डर्ड हो गई। C4 है तो C4 उसके नीचे नीचे सारी एक्सिस होंगी। अब मेरी हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो, जिसमें n का वैल्यू मैक्सिमम हो, वो वाली एक्सिस ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा है BF3, ये BF3 जैसा ही दिख रहा है आपको, यहां से पास करोगे ये उठ के यहां, ये उठ के यहां, ये उठ के यहां, ऐसे ही होगा, अभी देखा था। तो इसमें C3 एक्सिस है। इसमें कौन सी है सर? इसमें 1 2 3 4 है ना। तो इस पूरी स्टोरी को देखने के लिए अब ये अपन ने देखा इसको C4 एक्सिस है ये, ऐसी यहां पे कौन सी एक्सिस होगी? यहां पे C5 एक्सिस है, और यहां पे कौन सी एक्सिस होगी? C6 एक्सिस होगी। C3 C4 C5 C6, करेक्ट? ठीक। इसके अलावा भी कोई एक्सिस है क्या? अब उसी को देखने के लिए बेटे मैंने जनरलाइजेशन बनाए। जनरलाइजेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पहले 2 का स्ट्रक्चर यूज किया। हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस में सबसे पहले हमने हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस निकाली। अब मैं इसके अलावा अदर एक्सिस की बात करता हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि C3, अगर मैं C3 देखता हूं बेटे, तो इसमें एक एक्सिस ये जा रही है, एक एक्सिस ये जा रही है, एक एक्सिस ये जा रही है, C3 के अलावा।
यहां से तो C3 है, इसके अलावा 3 C2s जा रही हैं जो इसके परपेंडिकुलर होगी। इमेजिन ऐसे ही करना है, इस ट्राइंगल को उठा के बाहर लिया, इसके सेंटर पे बोरोन है, उससे एक C3 जा रही है ऐसे रोटेट करने के लिए, फिर एक C2 इस वाले कोने से निकल रही है, इस वाले कोने से निकल रही है और इस वाले कोने से निकल रही है। देखो इस वाले कोने से निकल रही है, इस वाले कोने से और इस वाले कोने से। ऊपर C3 ऐसे ही है तो परपेंडिकुलर है ये, तो मैं इसको कह सकता हूं जी 3C2। और दोनों में क्या रिलेशन है? C3 परपेंडिकुलर टू 3C2। करेक्ट बच्चों। ऐसी C4 है बेटे, इसमें अभी अपन ने देखा कि 2 एक्सिस ऐसे जा रही हैं और 2 एक्सिस ऐसे जा रही हैं, तो इसमें भी C4 है और 4 C2s हैं, और उनमें रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर टू 4C2। क्या लग रहा है आपको? क्या आभास हो रहा है आपको? क्या आभास हो रहा है आपको? सर आभास यही हो रहा है हमें। पहले बात तो ये बताओ आभास क्या है? क्या फील हो रहा है आपको? फील क्या हो रहा है जी? यहां पे 3 इक्वल साइड्स हैं बेटे, तो 3 इक्वल साइड्स है मतलब C3 और उतने ही उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस है। यहां पे कितने इक्वल साइड्स थे? 1 2 3 4 इक्वल साइड्स हैं, तो C4 और उतनी ही उसमें परपेंडिकुलर C2s हैं। हेलो, जितने इक्वल साइड्स हैं उतने ही प्रिंसिपल एक्सिस या इसको हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस बोलते हैं C3, और उतने ही परपेंडिकुलर उसमें C2s हैं। जैसे C4 एक्सिस है, उतने ही उसमें परपेंडिकुलर C2s हैं। 5 इक्वल साइड्स हैं C5, तो 5 परपेंडिकुलर C2s होने ही होने हैं। कुछ कर ले, देख ले, सोच ले, समझ ले, जान ले, पहचान ले। C6 है तो सर 6 इक्वल साइड हैं, तो 6C2 इसके परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे। दैट मींस जनरलाइजेशन क्या है? अगर n इक्वल साइड्स हैं, n इक्वल साइड्स के लिए जो भी CN एक्सिस होगी उसके परपेंडिकुलर n C2s होंगे ही होंगे। ना ही मैं ना ही तू, कोई नहीं रोक सकता। बोल गुड्डू, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। बोलो जी। कुछ तो बताओ ना यार। मास्टर जी इसका थोड़ा सा और बताओ ना यार, इसको कैसे विजुलाइज करें? आज आ जाओ, पहले इसको लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। करेक्ट बेटे। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ ये बता दो, मुझे पता ही था, मुझे पता था, 100% पता था मुझे कि सर इसमें C5 दिखा दो, सर इसमें C5 के परपेंडिकुलर 5C2 दिखा दो, तो मैं तैयार था यार। अपन तैयार है भैया। क्या इसी में दिखा दूं मैं? हाँ इसी में दिखा देता हूं, इसी में दिखा देता हूं। हालांकि है तो ये फेरोसिन, बट ये 5 मेंबर्ड की तरह दिख रहा है मेरे सामने, यही दिख रहा है अभी में, तो मैं इसी से दिखा देता हूं। इस बार नेट का क्वेश्चन ये आया था, Re2Cl2, सॉरी Re2Cl8, ये वाला नेट का क्वेश्चन था इस बार, 4 नंबर का। ठीक है, ध्यान देना, एक एक करके सारे मॉलिक्यूल्स टिकाएंगे, पहले समझेंगे 1 बाय 1। वही समझ रहा हूं, मॉलिक्यूल देख के डरना नहीं है। ये जैसे Re2Cl8 था, आधे इसी में फैल चुके थे। उसके बाद फेरोसिन था बेटे, फेरोसिन एक्लिप्स स्टैगर्ड है ये, कोई बात नहीं, मत फैलो इसको, ऐसे देखो, देखने का नजरिया क्या है? ये 5 मेंबर्ड रिंग लग रही है, मुझे बता 5 मेंबर्ड रिंग देखते ही तुझे क्या लगना चाहिए? सर इसमें C5 परपेंडिकुलर टू 5C2 है, कहां है वो नहीं पता मुझे, पर है। C5 परपेंडिकुलर टू 5C2 है, पक्का है, कहां है नहीं पता, वही दिखा रहा हूं। आजा 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 गुड्डू आजा, देख मुन्ना, यहां से C5 जा रही है, कैसे रोटेट करेगा? ये बॉन्ड उठ के यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, C5 रोटेशन है, ध्यान देना। बोलो जी। देखो ये ऐसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे मर्जी रोटेट कर लो। ये देखो, ये बॉन्ड उठ के यहां, फिर बाकी अकॉर्डिंगली रोटेट होते जाएंगे। 360 था, 1 2 3 5 बार, इसको बीच में 5 कट हैं, जैसे आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो बेटे। ठीक है, तो यहां से एक ऐसी एक्सिस जा रही है जो C5 है,
करेक्ट। एक C2 ये हो जाएगी, एक C2 ये हो जाएगी, एक C2 ये हो जाएगी, करेक्ट। 5 हुई कि नहीं? हाँ, एक C2 इधर से जाएगी और एक C2 इधर से आएगी, एक C2 ये हो जाएगी और एक C2 ये हो जाएगी। सो टोटल C5 परपेंडिकुलर टू 5C2 होना ही होना है। कैसे होना है आइए मैं समझाता हूं। जैसे मान लो ये मैंने C5 लगाया, C5 कैसे आया, कैसे पता चला सर इसमें C5 है? देखो जी, आप इसको दोबारा से बनाता हूं मैं इधर। सो बेटे इसको पहले तो आप सेंटर से जोड़ लीजिए। ऐसे जोड़ा आपने, आपको क्या लगता है सर मुझे ये वाला आइटम उठा के यहां रखना है, ये वाला उठा के यहां रखना है, ये वाला उठा के यहां रखना है, ऐसे करना है? तो उसका करने के लिए ये एंगल, ये बॉन्ड उठा के यहां शिफ्ट करना है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो मुझे पूरा पता है टोटल कितना है, 360। टोटल इज 360। उसको 5 में से अगर अपन कट करेंगे तो कितना आएगा, समथिंग समथिंग 70 के आसपास आएगा, 72 के आसपास, लमसम लमसम 1 35 1 0 72 डिग्री, करेक्ट। 72 डिग्री रोटेशन है बेटे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 72 डिग्री रोटेशन होगा C5 एक्सिस में, तो उससे सेम आ जाएगा। अब उसके परपेंडिकुलर देखो, ध्यान देना, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जाएंगी। पहले तो मुझे बताओ C5 समझ आया कि नहीं? C5 समझ आया बेटे? C5 समझ आया? देखो इसमें भी C5 है कि नहीं, अब चेक करो, आप खुद सोचो, क्या इसमें C5 है कि नहीं, क्या इसमें C5 है कि नहीं, क्या इसमें C5 है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, इसमें C5 है। क्या उसके परपेंडिकुलर 5C2 C5 दिखाऊं, यहां से जा रही है C5, उसके परपेंडिकुलर C2 देखो, ये वाले एक बॉन्ड से जा रही है, इस वाले एक बॉन्ड से जा रही है, इस वाले एक बॉन्ड से जा रही है, और इस वाले एक बॉन्ड से जा रही है। तो 5C2 हैं आपके पास, पांचों C2 परपेंडिकुलर है। सर वो बोर्ड में नहीं समझ आ रहा था, बट इधर आ, कोई बात नहीं, ठीक है, आप भी चेक कर सकते हो। ये ऐसा कुछ नहीं, फ्री साइट है बेटे, सिमेट्री और टर्बिन चेक कैसे करना है उसका तरीका बताता हूं मैं। देखो जैसे आपको कोई एक्सिस में कंफ्यूजन है, देखो बेटो मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको हो सकता है कि 40 50 60 70 80% समझ आ जाए, पर वो 20% आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, और उसका मैं तरीका बता सकता हूं। आओ आओ सिखाता हूं कैसे सीखना है। जैसे मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन फंस गया, नहीं समझ आ रहा कहां से क्या एक्सिस जा रही है, कोई चक्कर नहीं है जी। आप क्या करो, आप इस साइट को ओपन करो, आपको अल्फाबेटिकली जाना है, अगर मॉलिक्यूल मिल जाए बहुत बढ़िया है, मॉलिक्यूल मिल जाए, नहीं तो आप पॉइंट ग्रुप में जाओ। आपको इतना पता है कि इसमें एक्सिस ढूंढनी है, जैसे मान लो कि मुझे कोई भी एक्सिस ढूंढनी है, मान लो C4 वाली देखनी है, तो यहां पे 4 वाले C4 वाली कैटेगरी में जाऊंगा, C4 वाला। जैसे मान लो मुझे देखना था C5, तो मैं इस वाले में चला गया C5 में, यहां देख लिया C5 यही मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। इन शॉर्ट इस साइट पे आप जाके रेफर कर सकते हैं सारी चीजों को, और फिर रोटेट करके भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं इससे, ठीक है। चलो अब बचा बेंजीन। बेंजीन अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले, क्योंकि बेंजीन में टाइम लगेगा, बेंजीन को अपन बहुत खूबसूरती से पढ़ेंगे। बेंजीन हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा के जाएगा, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए बेटे मैंने 2-4 बातें लिखी हैं। एक तो अगर एन इक्वल साइड है तो CN परपेंडिकुलर टू NC2 कहलाएगा। उसके बाद सन CNN क्या है, आइडेंटिटी के बराबर है। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी है वो सीखी है सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में, और साथ में उनका सिलेबस अपन ने लिखा है। तो आज की क्लास ये थी। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको 10-20% समझ आया होगा आज की क्लास का, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है, किसी के मन में कुछ बात है, किसी को ऐसा लग रहा है कि सर कुछ भी समझ नहीं आया, तो वो मुझे जब तक नहीं बताएगा तो वो
आप ये समझ लेना आपका नेट वेट नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं समझ आएगा तो कहां से नेट हो जाएगा, तो बताना पड़ेगा। और इसमें तो कोई बताने की कोई बेइज्जती है नहीं, हो सकता है कि मुझे 1-2 मिनट ऐसा भी लगे कि भाई ये अभी तो बताया था, पर मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, क्या पता, तो बताना पड़ेगा आज। डीपीपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नोट्स अपलोड होंगे कि नहीं होंगे, ये सब आपकी चिंता नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ओम प्रतीक साहू जी बताइए जी। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा सा आपको सही लगा होगा ये टॉपिक यार। टाइम लगेगा इन द सेंस ऑफ कि आपको थोड़ा सा मॉलिक्यूल को बार बार देखना है, अप्रोच जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही सोचना है आपको, तो दिक्कत नहीं होगी। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जो नए बच्चे हैं एक बार बताना जी, जो नए बैच वाले बच्चे हैं एक बार बताना। सर कोई डाउट ही नहीं आता। ठीक है भाई, दे के आओ बार्क वाला एग्जाम जो देने जा रहे हैं, बार्क का एग्जाम है जो देने जा रहे हैं बच्चों, मैं बता देता हूं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ के जाना भाई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आपको 15 लमसम 12 से 15 सवाल देखने को मिलेंगे। ऑक्टाहेड्रल होगा भाई, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सर मुझे तो ये टॉपिक में मजा आता है। अच्छा जी, ठीक है। स्कैनर मिलेगा, लिंक नहीं है, मैं स्कैनर लगवा दूंगा पीछे टेलीग्राम का। अभिनव वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके अभिनव। कृति जी कह रही हैं सर फर्स्ट टाइम नेट की प्रेपरेशन कर रही हूँ, अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम ही होता सब कुछ, कर लोगे आप। चलिए ठीक है गाइज, ओके, बाय 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 बाय।